आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। आंसर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। जो करा है क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा सीधा उन्होंने जो मॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट ऑफ एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते हैं ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहा है, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 14 जुलाई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों ही जगहों पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अनअकॅडमीवर सुरू झालेली आहे नवीन बॅच आणि STI, PSI, ASO जी एक्झाम आहे त्यासाठी जर तुम्ही प्रिपरेशन करत आहात तर 1 जूनपासून नवीन बॅच सुरू होत आहे आणि ज्यामध्ये तुम्हाला सगळेच सब्जेक्ट जे आहे ते कव्हर केल्या जाणार आणि त्याचबरोबर जे इंट्रॅक्शन आहे ते सुद्धा तुमचं प्रॉपर प्रकारे होणार। जे पण तुमचे डाऊट्स आहे ते क्लिअर होऊन जाणार। तर तुम्ही बघू शकता, पॉलिटी असो, जिओग्राफी असो, हिस्ट्री असो, इकॉनॉमिक्स असो, जनरल सायन्स असो, इंग्लिश ग्रामर असो, मराठी ग्रामर असो, मॅथ्स असो, रिझनिंग असो, जितके पण तुम्हाला सब्जेक्ट्स असतील ते सगळे यामध्ये कव्हर होऊन जाणार आणि तुमचं सिलेक्शन जे आहे ते 100% होणार। तर लवकरात लवकर एनरोल करा या बॅचमध्ये। तुम्हाला EMI ऑप्शन जे आहे ते सुद्धा अवेलेबल आहे, तर EMI ऑप्शन थ्रू तुम्ही इथे पे करू शकता। मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर मैप में ये जो जगह है ये आपको पहचानना है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन सी है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो और जितनी ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन को इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ वोकैब जो है वो देख लेते हैं, नए वर्ड सीखते हैं। तो यहाँ पर पहला वर्ड हमें देखने को मिल रहा है ल्यूक्रेटिव। इसका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग वेल्थ, जो धन है उसका उत्पादन करना। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस हैज़ प्रूव्ड टू बी हाईली लिक्रेटिव। जो बिजनेस है वो काफ़ी लिक्रेटिव, मतलब यहाँ पर वेल्थ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अब इसमें करप्शन भी हो सकता है, खैर। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर पहुँचते हैं। यहाँ पर वर्ड है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है कि हैविंग वर्चुअली अनलिमिटेड अथॉरिटी या फिर इन्फ्लुएंस। वर्चुअली अनलिमिटेड आपके पास अथॉरिटी है और इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो इसे हम जो सेंटेंस है उसमें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एन ओमनीपोटेंट सेलेस्टियल बॉडी हैज़ लॉट टू टीच 5 कॉलेज बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड आता है प्रोमिलगेट। प्रोमिलगेट का मतलब होता है कि टू पुट इनटू लॉ और फॉर्मली डिक्लेयर, कानून में रखना या औपचारिक रूप से घोषित करना, उसे हम कहते हैं प्रोमिलगेट। तो आपने देखा है ना मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं MM अकेडमी ऐप पर, उसमें कई बार प्रोमिलगेट जो है ये हमें देखने को मिलता है। तो प्रोमिलगेट ये कैसे होता है कि रूलर विल एट लास्ट प्रोमिलगेट एन एमनेस्टी विद द नेबरिंग कंट्रीज।
मतलब क्या है कि यहाँ पर फॉर्मली डिक्लेयर किया जा रहा है। अगर हम भी यहाँ पर कुछ डिक्लेयर करते हैं, इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, प्रोमलगेटिंग नेशनल इमरजेंसी, कुछ भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटेल, एंटेल मतलब होता है टू इन्वॉल्व या फिर इंक्लूड, शामिल करना, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डॉक्टोरल प्रोग्राम एंटेल्स लॉन्ग नाइट एंड हैवी वर्कलोड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको करना क्या है, जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको सेंटेंसेस बनाकर आपको ये जो वर्ड्स है वो लिखने हैं। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी न्यूटोरियस आप लोग सेंटेंसेस बनाते हो, तो काफ़ी अच्छा है। कोई बात नहीं, ऐसी सेंटेंसेस जो है वो याद रहते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल कीजिए इन वर्ड्स को। और आज जब आप बात कर रहे हो तो आज के दिन में किसी से भी आप बात कर रहे हो तो ये वर्ड जो है आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। नॉर्मली किससे बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि याद करके कि मुझे ये सेंटेंस बोलना है, ऐसा नहीं। आप किसी से बात कीजिए, अपने आप ये जो वर्ड्स है अपने आप उसे इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, इन मीनिंग्स के लिए। अब यहाँ पर हम आते हैं एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज और एक्सप्लेन सेक्शन पर। तो एक्सप्लेन सेक्शन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर केस फॉर यूजिंग SCQ, जो SCQ है उसी के बारे में SCQ हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर केस क्या है उसे हम देखेंगे। उसी के साथ साथ रशियन वैक्सीन जो है स्टिल माइल्स टू गो, जैसे रशिया जो है उसने तो क्लेम कर दिया कि भैया हमने यहाँ पर पहली वैक्सीन निकाली है, लेकिन फिर भी ये माइल्स टू गो क्यों है, इसी भी यहाँ पर जानेंगे। उसी के साथ क्यूरियस केस जो है यहाँ पर अब्दुल मोमिन का, तो ये बेसिकली क्या है इसी भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर अमीड क्राइसिस लेसन जो है स्टेट क्राफ्ट का, ये यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो ये कानपुर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप देखोगे तो ये बैंक्स के बारे में बोला गया है। बैंक्स ने जो क्रेडिट है, जो क्रेडिट होता है उसे साइड में रखना चाहिए। अब क्रेडिट आप सभी को पता है कि भैया पैसे जो है वो न्यू फर्म के लिए साइड में रखना चाहिए। अब बैंक्स जो है उनकी प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, उनकी प्रॉब्लम्स चल रही है NPA की। NPA जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो फर्म्स है उनको यहाँ पर कैश क्रंच हो रहा है। कैश क्रंच होने की वजह से क्या हो रहा है कि उनके जो बिज़नेस है, फर्म्स है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब इनको चाहिए पैसा, क्या बोलते क्या चीज़ है पैसा। अब बैंक जो है वो पैसा प्रोवाइड नहीं कर पे, बैंक बोल रहे हैं क्यों पैसा पैसा करते ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि बैंक्स ने जो पैसा है वो साइड में रखना चाहिए, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसी के साथ यहाँ पर केस फॉर बेल है, यहाँ पर सचिन ऑटो पायलट, मतलब यार टाइटल भी कमाल के देते हैं, सचिन ऑटो पायलट, तो इस तरीके से देखने को मिलता है। और सेवा इन दी पेंडेमिक, तो यहाँ पर जो लंगर है उसके बारे में बात की जा रही है, जो काफ़ी मतलब इतनी अच्छी एक सेवा यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी है। गूगल के साथ मीटिंग हुई है, मतलब गूगल का जो CEO है उसके साथ मीटिंग हुई है। और यहाँ पर प्लान है कि इन्वेस्ट करेंगे $10 बिलियन ओवर 5 to 7 ईयर्स। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, तो इसी में हम डिस्कस करेंगे। इंडिया EU टॉक जो है वो यहाँ पर इकोनॉमिक इंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे। और RIL जो है वो जंप हुआ है 47 प्लेस इन 3 मंथ्स। तो ये कैसे हो गया भैया, ये कैसे हो गया, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आर्टिकल्स भी है और एडिटोरियल्स भी है। चलिए एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। पहला यहाँ पर आता है गूगल सेट्स अप इंडिया फंड। यहाँ पर हुआ क्या है, गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। US टेक जायंट जो है गूगल, उसने मंडे को कहा कि वो यहाँ पर गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड जो है वो सेटअप करने वाला है, जिसमें $10 बिलियन, देखिए $10 बिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो $10 बिलियन जो है उतना वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा कंट्री में ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स थ्रू मिक्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट रहेगी, पार्टनरशिप रहेगी, ऑपरेशंस रहेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट रहेगा। मतलब इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जो अलग अलग जगहों पर जो इंटरनेट है उसकी सुविधा बोल सकते हो आप, ऑपरेशंस प्रोवाइड करना पार्टनरशिप के साथ हो सकता है, इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर हो सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग सिनारियों से $10 बिलियन जो है नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये हैवी इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में देखने को मिल रही है। और ये जो हैवी इन्वेस्टमेंट, देखिए जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है बट ऑब्वियस है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। और अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है।
और इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से जो इकोनॉमी है वो भी डाउन आती है, क्योंकि जितने कम लोगों के पास पैसा रहेगा उतने ही कम वो खर्च करेंगे, तो डिमांड जो है वो अपने आप नीचे आ जाएगी। डिमांड नीचे आ जाएगी तो बट ऑब्वियसली कोई खरीद ही नहीं पाएगा। डिमांड नीचे आ जाएगी तो कंपनीज को नुकसान होगा, फर्म्स को नुकसान होगा, है ना। तो इस तरीके से सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो गूगल अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, इतनी हेवी इन्वेस्टमेंट ऐसे चीज़ों में अगर इन्वेस्टमेंट करता है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर काफ़ी अच्छी सिनारियो हमें देखने को मिल सकते हैं। गूगल का इन्वेस्टमेंट प्लान जो है इसमें रिन्यूड है फोकस ऑन ब्रिंगिंग मोर हाई क्वालिटी लो कॉस्ट स्मार्टफोन्स टू अनेबल इंटरनेट एक्सेस। बट ऑब्वियसली कि सारी चीज़ें आजकल इंटरनेट पर चल रही है, सब कुछ इंटरनेट पर हो रहा है, दुकानों में जाना बहुत कम हो गया है बहुत सारे पर्सपेक्टिव में। अब यहाँ पर जो इंटरनेट एक्सेस है उसे और ज़्यादा अनेबल कराने के लिए हाई क्वालिटी और लो कॉस्ट इंटरनेट फैसिलिटी अगर प्रोवाइड की जाती है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ईजी हो सकती है। अब यहाँ पर इट विल बी एग्जीक्यूटेड कैसे होगा, मिक्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, ऑपरेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट। गूगल ने कहा है 10 बिलियन फंड जो है वो फोकस करेगा कौन कौन से एरियाज़ पर, जैसे कि यहाँ पर अफोर्डेबल एक्सेस जो है इंटरनेट का वो प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर हर इंडिविजुअल को, हर इंडियन को खुद की लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनारियो हमें देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर है कि नए प्रोडक्ट जो है उसे बिल्डअप करने का, सर्विसेज जो है वो बिल्डअप करने का, कंज्यूमर टेक में, एजुकेशन में, हेल्थ में। देखिए एजुकेशन जो है उसे ऑनलाइन तौर पर प्रोवाइड करना, इसके लिए गवर्नमेंट ने भी कई ज़्यादा सीरियस तौर पर गवर्नमेंट सोच रही है। अब ये बट ऑब्वियस है कि जो क्लासरूम एजुकेशन है उसे रिप्लेस करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम बढ़ावा देते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, खासकर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, खासकर अगर उन्हें कोई स्किल सीखना है। देखिए क्या होता है बेसिकली कि जब हम यहाँ पर कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन स्कूल जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्कूल्स में एक सोशल एटमॉस्फेयर बनता है। सोशल एटमॉस्फेयर ज़रूरी होता है उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो वहाँ पर अगर आप ऑनलाइन करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा उनके लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि पेरेंट उनको स्कूल में छोड़कर ही काम पर जाते हैं। तो अगर वो घर पर ही रहेंगे तो बट ऑब्वियसली कि किसी न किसी को एक को जॉब छोड़ना पड़ेगा। अब कोई ना कोई एक अगर पेरेंट में से जॉब छोड़ता है तो बट ऑब्वियसली इकोनॉमी को झटका लगेगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये आती है कि जब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ में बढ़ाना, उसी के साथ साथ जो पॉलिटिक्स में जाते हैं, खासकर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनमें से ही पॉलिटिक्स में निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें होती है, सिनारियो होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उससे ही उनको वो सारी क्वालिटीज़ जो इनकलकेट होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनकलकेट होती है। तो वहाँ पर भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि पूरा कॉलेज हम ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आती है जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसे हम थोड़ा ऑनलाइन शिफ्ट कर सके, या फिर जो स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें होती है, खासकर जो ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट होती है, जो कंप्यूटर इस पे हो सके, तो वो हम ऑनलाइन जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। उसी के साथ एग्रीकल्चर एम्पावरिंग बिजनेसेस जो होते हैं, स्पेशली स्मॉल मीडियम बिजनेसेस जो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो सके, वो उस पर भी ये फोकस करने वाला है। टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डिजिटल लिटरेसी के लिए, और ब्रेक प्रोडक्शन के लिए, रूरल इकोनॉमी उसे सपोर्ट के लिए। तो ये 4 पैरामीटर्स, 4 पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर गूगल $10 बिलियन जो है अपने इन्वेस्ट करने वाला है। कंपनी का अर्लियर भी यहाँ पर रोल आउट रहा है एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के लिए अंडर द पार्टनर विद इंडियन OEMs, जैसे कि लावा हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, कार्बन हो गया, है ना। उसी के साथ साथ अब ये इंडिया को बेनिफिट कैसे पहुंचाएगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि 10 बिलियन जो करने वाला है, $10 बिलियन सेट करने वाला है ना। यहाँ पर आप देखिए कहाँ कहाँ पर करने वाला है। तो ये एक पिक्चर जो है, ये एक फ़ोटो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको सीधा सवाल इस पर से आ जाए, इंडिया को कैसे बेनिफिट पहुँचाएगा। ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको सवाल ऐसा ही आता है कि कोई भी चीज़ जो है पूछी जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो यहाँ पर इंडिया अगर आप देखो 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज होती है। और यहाँ पर क्या होगा, तो जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स है उनके द्वारा जो एक वैक्यूम यहाँ पर लिया जा रहा है, तो वो यहाँ पर फिलअप हो सकता है। इंडिया जो उसने अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म जो है वो काफ़ी रिवाइव किए थे, है ना, जिससे कि क्या हो, जो चाइनीज़ फर्म है उनको फ़ायदा ना मिले, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इंडियन फॉरेन के जो चाइनीज़ फर्म है उनको फ़ायदा नहीं मिले, इंडियन फर्म को यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले किए हुए हैं इंडियन वेंचर्स में भी,
अब यहाँ पर इंडियन वेंचर्स में जो किए हुए हैं तो उसमें जो वाईफाई है वो स्टेशन करना, अलग अलग चीज़ें, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसे बढ़ाना। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट शेयर अगर हम देखते हैं तो लार्ज इन्वेस्टमेंट इंडिया के स्टार्टअप्स में है ना। तो ये यहाँ पर अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, इससे इंडिया को बहुत फ़ायदा मिलेगा कि भैया यहाँ पर क्या होगा, ये लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप अगर हम देखें तो ऑनलाइन इस पर ही बिल्ड है। तो अगर यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है इनकी तरफ से आती है तो बट ऑब्वियसली इनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। इंडिया EU टॉक्स जो है वो लाइटली डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक इंगेजमेंट। इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं टू डेलिब्रेट एक्सटेंसिवली, ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमिक इंगेजमेंट्स के लिए सभी इंगेजमेंट, यहाँ पर ऑफसेट एडवर्स इम्पैक्ट जो है कोरोना वायरस पेंडेमिक का वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। जो मल्टीलैटरलिज्म है उसे स्ट्रेंथन करना, ऑनलाइन समिट टॉक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब दोनों ही साइड जो है वो यहाँ पर जो वे फॉरवर्ड है वो यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि भैया जो हो गया वो हो गया, पेंडेमिक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट तो कर रही है, लेकिन अब वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है ना। और उसी के साथ साथ लॉन्ग पेंडिंग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है उस पर भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, नोन एज EU इंडिया ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, बटिया को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। 27 नेशन EU जो है स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। EU एज अ होल अगर हम देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है 2018 में। डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है दोनों साइड का वो काफ़ी अपस्विंग रहा है। समिट जो है काफ़ी क्रिटिकल रहने वाली है, जो भी आगे की नीति रहेगी उसे यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कि भैया किस तरीके से हम यहाँ पर आगे की चीज़ें जो है वो देखें। अब ये अगर हम देखें तो अभी आया हुआ है क्या, नहीं, 2013 से ही हमें देखने को मिल रहा है। दोनों यहाँ पर जो क्रूशियल इश्यूज़ है उस पर डिस्कस करना, IT सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करना, उसी के साथ साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है उस पर डिस्कस करना। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट ड्यूटी कट जो है ऑटोमोबाइल में, EU जो है वो टैक्स रिडक्शन भी चाहता है वाइन्स पर, स्पिरिट्स पर और डेयरी प्रोडक्ट्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों साइड को म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए ना, एक ही साइड को अगर फ़ायदा हो रहा है दूसरे को नहीं हो रहा तो मतलब नहीं है। तो EU जो है, EU यूरोपियन यूनियन वो अपना फ़ायदा भी देखेगा, इंडिया अपना फ़ायदा भी देखेगा। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स वो एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए रिडक्शन मांगेंगे और हम जो उनको एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए हम रिडक्शन मांगेंगे। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आता है ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इस पर आपको सीधा सवाल जो है पूछा जा सकता है। 28 जून 2007 में इंडिया EU जो है उन्होंने निगोसिएशंस बिगिन किया था ब्रॉड बेस्ड बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट पर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। निगोसिएशन जो है यहाँ पर हमें कई हिस्से देखने को मिलते हैं और निगोशिएशन में ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सैनिटरी मेजर्स, टेक्निकल बैरियर्स ट्रेड में, ट्रेड रेमेडीज, रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल ऑफ ओरिजिन आपको पता है, रूल ऑफ ओरिजिन क्या है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर है वियतनाम। अब इंडिया ने वियतनाम के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर साइन किया हुआ है, चाइना ने वियतनाम के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर साइन किया हुआ है, लेकिन चाइना और इंडिया ने नहीं किया है, तो चाइना का अगर कोई मोबाइल जो है यहाँ पर आता है जो कि है 100 रुपीज़ का, उस पर इंडिया जो है 5 रुपये टैक्स लगाती है, मतलब टोटल हो जाता है 105 रुपये का मोबाइल। अब ऐसे सिनारियो में क्या होगा, चाइना जो है वो वियतनाम को भेजेगी, वियतनाम में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है तो वियतनाम में 100 रुपये का ही जाएगा। अब वियतनाम ये वाला मोबाइल इंडिया में भेजेगा, मतलब ये 100 रुपये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है इंडिया और वियतनाम का, तो ये भी 100 रुपये में आएगा। तो इस तरीके से चाइना का ही मोबाइल इंडिया में आ रहा है 100 रुपये में, इस तरीके से। तो यहाँ पर रूल ऑफ ओरिजिन अगर रहता है कि भैया ये जो मोबाइल तुम यहाँ से भेज रहे हो इसका रूल ऑफ ओरिजिन क्या है, ओरिजिन कहाँ का है, ओरिजिन है चाइना का, तो फिर हम इस पर भी 5 रुपये लगाएंगे तो 105 रुपये का हो जाएगा। कहीं से भी अगर आप लाओ तो ये उतना पड़ता है, तो ये होता है रूल ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड डिफेंस जो है उसमें ये डिस्प्यूट सेटलमेंट कितना अच्छे से होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होगा, जोग्राफिकल इंडिकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ों में हमें देखने को मिलता है। चलिए अगले इस पर बढ़ते हैं। अमीड क्राइसिस लेसन जो है स्टेट क्राफ्ट का वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेसन क्या हम सीख सकते हैं, कम्युनिस्ट चाइना यहाँ पर मल्टीपल हैंडीकैप्स इन एंगेजमेंट विथ ब्रिटेन जो है ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और CCP जो है ये सिस्टमेटिकली एडवांस और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है ब्रिटेन में। तो ये अगर आप देखें सक्सेसफुली इसने ब्रिटिश हॉस्टिलिटी जो है मिड 20th सेंचुरी में काफ़ी ट्रांसफॉर्म की है। अगर हम रिसेंट ब्रिटिश रिपोर्ट देखते हैं जो लीक हुई टू द प्रेस इन लंदन, उन्होंने रिवील किया है एक्सटेंड टू विच चाइना और उसके जो ग्लोबल कंपनीज है वो पेनिट्रेट हुए हैं ब्रिटेन्स वंस माइटी इंस्टीट्यूशन। किस तरीके से पेनिट्रेट हुए हैं, किस तरीके से वो गए हैं, ठीक है, किस तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं,
जहाँ पर दो लोगों की पटती नहीं थी वहाँ पूरी तरीके से चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनकलकेट हो रहे हैं। तो कौन सी टैक्टिक्स यहाँ पर इस्तेमाल की गई है? रशियन रिवॉल्यूशन एंड फाउंडेड द सोवियत यूनियन फेमसली डिक्लेयर किए गए हैं दैट ग्रीडी कैपिटलिस्ट जो है विल बी हैप्पी टू सेल द रोप कम्युनिस्ट इंटेड टू हैंग देम विथ। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर रशियन रिवॉल्यूशन और सोवियत यूनियन अगर हम देखें तो उसमें हमें देखने को मिलता है फेमसली ग्रीडी कैपिटलिस्ट जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है। ग्रीडी कैपिटलिस्ट मतलब यहाँ पर कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है कि जहाँ बिजनेस देखा जाए, जहाँ प्रॉफिट देखा जाए, जहाँ मुनाफा देखा जाए। तो यहाँ पर ग्रीडी कैपिटलिस्ट जो उनके बारे में यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, डिक्लेयर दैट ग्रीडी कैपिटलिस्ट जो है वो विल बी हैप्पी टू सेल। ध्यान दीजिएगा, ग्रीडी कैपिटलिस्ट जो होते हैं, जो मुनाफा देखते हैं, सिर्फ बहुत लालची होते हैं, वो खुश होंगे रोप सेल करने के लिए जो कम्युनिस्ट जो है वो खुद को हैंग करे। मतलब यहाँ पर कम्युनिस्ट की और कैपिटलिस्ट की पटेगी नहीं ना। कम्युनिस्ट देखेंगे कि भैया सबका उद्धार होना चाहिए, जो कैपिटलिस्ट है वो देखेंगे भैया हमारा उद्धार होना चाहिए। तो यहाँ पर वो रोप भी सेल कर देंगे, खुद को वो हैंग कर ले। ठीक है, इतना वो ग्रीड हो जाएंगे, इतना वो लालची हो जाएंगे। और कम्युनिस्ट जो है वो हर जगह पर यूज़ दिस टैक्टिक्स ओवर द लास्ट सेंचुरी, और उन्होंने इन्फ्लुएंस एम्फेसिस किया है इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस पर, जो कि यहाँ पर जो अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पर जो सैलियंस है अंडर जिनपिंग ये हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अगर हम चाइना की बात करें, चाइना जो है वो वैल्यूज़ पर है सोशलिस्ट के, लेकिन अगर देखा जाए तो कैपिटलिस्ट के तौर पर काम करता है ना। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द वेस्ट एज कोलेटिव, चाइना जो है उसने कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रूव किया इंटर इम्पेरियलिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शन पर। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब बेसिकली क्या है, चाइना जो उसने किस तरीके से यहाँ पर एक्वायर करने की कोशिश की है, जो कंट्रीज़ है, जो वेस्ट है, उसे यहाँ पर किस तरीके से अपने जो प्रोडक्ट्स है वो थोपने की कोशिश की है, ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अर्लियर दिस ईयर यूके ने डिसाइड किया टू ब्रेक फ्रॉम द यूएस, और हवाई जो है फॉर इट्स 5G फ्यूचर उसके लिए टर्न होना। ये ऐसा क्यों हो गया? मतलब पहले जो अच्छे पार्टनर्स थे अब वो दूसरी की तरफ क्यों जा रहे हैं? चाइना जो है, वाइल चाइना वॉज क्लोज टू विनिंग ओवर क्रिटिकल सेक्शन ब्रिटिश एलाइड पर, मेजर रिवोल्ट जो है कंजर्वेटिव पार्टी में अगेंस्ट दी हुआ डिसीजन, ये यहाँ पर हमें देखने को मिला है ना। कपल्ड विद प्रेशर, यूएसए से ही प्रेशर वहाँ पर बन गया, और फिर उसके बाद जो रिलेशनशिप है चाइना का फिर से रिवाइव होता हुआ देखने को मिला। दिल्ली ने अच्छा खासा मैनेज कर लिया है कि अपने डायनेमिक्स जो है यहाँ पर चेंज करे वाशिंगटन के साथ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है वो यहाँ पर लेकर आ जाए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कौन कौन से टैक्टिक्स यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है चाइना की तरफ से, जिससे कि वो ओवरऑल मार्केट में अपना कब्जा जमा सके, ये यहाँ पर बात की जा रही है। अब यहाँ पर आ रहा है तुकोडुडी टू कानपुर, पुलिस जो है आर इन डॉक, रिफॉर्म जो है वो रहना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में। अब यहाँ पर पुलिस की अगर हम बात करें, वेयर पुलिस ऑल अबाउट रिस्पेक्ट एंड सर्विस, तो कैसे हम यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुलिस जो है, जैसा हमने देखा है कि पुलिस से जो विश्वास है लोगों का वो इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर हम वहाँ पर कहीं भी अगर पाए गए, ठीक है, हम यहाँ पर कहीं बाहर है और वहाँ पर अगर पुलिस हमसे आकर पूछताछ करती है तो हमें इतना लॉ पता नहीं है, और हमें यही लगेगा कि ये हमें फंसाने की कोशिश कर देंगे। अब तो फंसाने ही वाले हैं। शुरुआत ट्रैफिक पुलिस से होती है ना। ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, हमारे क्या परसेप्शन बने हुए हैं कि अगर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है भी, फिर भी कैसे ना कैसे करके ये फंसा ही लेंगे। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये परसेप्शन बनता भी कैसे है? ये परसेप्शन भी उसी तरीके से बनता है ना कि वो हमें वैसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, और हम बैड एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा हाईलाइट करके हमारे दिमाग में बैठा लेते हैं रेदर देन गुड एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई में मैं जब बाइक से जा रहा था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं जब बाइक से जा रहा था तो जो मिरर्स होते हैं ना, पीछे देखने वाले मिरर्स, तो मेरे गाड़ी पर एक मिरर था, एक मिरर नहीं था। ठीक है, एक मिरर था, एक मिरर नहीं था। अब पहले की बात मैं कर रहा हूँ, अभी जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसकी नहीं, लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ। ये अमेंडमेंट जो मोटर अमेंडमेंट आए हैं उसके पहले, मोटर अमेंडमेंट आने के बाद तो फाइन्स काफ़ी हेवी लगा दी गई है, लेकिन उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर क्या होता था कि जब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, 3-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, 3-4 बार, ठीक है, 3-4 बार ऐसा हुआ कि मुझे पकड़ा पुलिस ने, और फिर मेरे को बोला कि भैया तुमको यहाँ पर 600 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा। मैंने बोला 600 रुपये किस तरीके से? नहीं, बोले 600 रुपये, अगर आप मिरर नहीं लगाते हो तो आपको 600 रुपये फ़ाइन लगेगी। ये इसमें आता है कि आपको दूसरों को धोखा है आपकी गाड़ी चलाने से। और फिर उसके बाद उसकी बार्गेनिंग जो है वो शुरू हो गई कि भैया तुम्हारे पास 200 है, 300 है, इस तरीके से बार्गेनिंग जो है उसकी शुरू हो गई, है ना। मतलब बेसिकली क्या है कि भैया इसने पकड़ा है तो ये लूटने ही वाला है। और दूसरी तरफ एक बार क्या हुआ,
एक बार मैं जा रहा था, वहाँ पर एक पुलिस वाले ने पकड़ा, उसने बोला कि भैया 100 रुपये आपको फ़ाइन लगेगा, मैं पर्ची जो है वो बना रहा हूँ। अब ऐसे से ना मैंने उसको बोला कि ये 100 रुपये कैसे, क्या मतलब वहाँ तो 600 रुपये मांग रहे हैं, 600 रुपये देने पड़ रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये कैसे, क्या नहीं बोले, अगर यहाँ पर आपके पास एक नहीं है उसका 100 रुपये फ़ाइन है, अगर आप सिग्नल तोड़ रहे हो उसका 100 रुपये फ़ाइन है। हाँ, अगर आप कोई आड़ी टेढ़ी गाड़ी चला रहे हो और फिर उसके बाद अगर आपको पकड़ा जा रहा है कि आप ऐसी गाड़ी चला रहे हो जिससे कि दूसरों को धोखा हो, तो आपको 600 रुपये जो है वो फ़ाइन लगता है। तो मतलब देखिए ये क्या हुआ, मुझे इससे पता चला कि ये मेरे से पैसे ऐंठ रहा था, है ना, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसने जेन्युइन पैसे मांगे। तो मेरे को दोनों तरीके के लोग मिले हैं, लेकिन हमारे दिमाग में परसेप्शन कैसा बैठता है कि भैया हाँ मतलब ये ऐसे हैं तो मतलब ये सारे लोग ऐसे ही होंगे। तो इस तरीके का परसेप्शन जो है एक बैठ जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो पुलिस है उनके भी हाथ में है लोगों में ट्रस्ट जो है वो पैदा करना, ठीक है, लेकिन और भी उसमें सिनारियोज आते हैं कि उनको सैलरी इतनी कम मिलती है, उनको रहने के लिए घर जो इतना कम मिलता है, वो सारे पर्सन, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि तुमको सारी चीज़ें पता है, सब चीज़ें पता है कि किस तरीके से रहने वाला है, क्या सैलरीज मिलने वाली है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो उस हिसाब से हमारे पास होता है, हमारे पास चॉइस होती है कि हम कौन सी हमारी सर्विसेज चूज़ करें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, लेकिन उनको आईएएस ना मिलने की वजह से उन्होंने यूपीएससी रिसिग्नेशन दे दिया, वो सर्विसेज में वो है ही नहीं, दूसरे अपने जॉब जो है वो परसीव कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सर्विस है उस सर्विस के अकॉर्डिंग काम करना, जिससे कि ट्रस्ट जो है बिल्डअप हो जाए। एथिक्स के जो लेक्चर रहेंगे, एथिक्स के लेक्चर, उसमें यही चीज़ है। मैं यहाँ पर क्यों भाषण दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं ज़बरदस्ती का आपको कोई भाषण देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर एथिक्स की इसमें एक चीज़ आती है। एथिक्स के लेक्चर में हमने देखा है, मैंने वो लेक्चर डाला भी है कि एथिक्स में जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़रूरी होता है। एथिक्स के चैप्टर्स में हमने देखा है कि ट्रस्ट रहना ज़रूरी है। जो लोग हैं उनको लगता है कि जो ऑफिसर्स हैं वो लूट रहे हैं, ऑफिसर्स को लगता है कि ये जो है हमारे आगे हमको करप्ट ही सोचते हैं। तो इसलिए दोनों में एक हार्मोनी नहीं बन पा रही है, जिससे कि प्रॉब्लम आया। मैंने केस स्टडी भी दिया था। केस स्टडी क्या आपको दिया था, उस केस स्टडी मैंने आपको बताया था कि इमेजिन कीजिए कि आप एक शहर के पुलिस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, और वहाँ पर ऐसा होता है जो दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार है, उनसे हफ्ता वसूली के लिए कुछ गुंडे आते हैं, ठीक है, और उनको धमकाते हैं कि अगर नहीं हुआ तो आपसे आपकी दुकान जो है बंद कर दी जाएगी, लूट ली जाएगी। और ये जो शॉपकीपर्स है ये कंप्लेंट भी करने को नहीं देख रहे हैं क्योंकि इनके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स है ना। अब यहाँ पर मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था। प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता है कि ये गुंडे जो है, ये गुंडे ये इनको हफ्ता वसूली करते हैं, मतलब ये इलीगल काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये आपको पता है कि ये जो है ये मिनिस्टर्स के लोग हैं, मतलब मंत्री लोगों के खास है। अब अगर आप बिना सबूत के इनको पकड़ लोगे, बिना गवाही के पकड़ लोगे, तो बट ऑब्वियसली छूट कर बाहर आ जाएंगे, है ना। लेकिन अगर शॉपकीपर्स ने गवाही दे दी, शॉपकीपर्स ने इनके अगेंस्ट में गवाही दे दी, तो आप इनके अगेंस्ट में केस जो है वो बना सकते हो। लेकिन शॉपकीपर्स गवाही दे नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि शॉपकीपर को ये है कि भैया तुम तो उनकी रखवाली कर नहीं पाओगे। अगर तुमने गवाही दे दी और कोई गुंडे ने आके उनकी दुकान लूट ली, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट जो है वो मिनिस्टर्स से हैं। आप तो चुप बैठ जाओगे मिनिस्टर्स के बोलने पर। तो इनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है कि आप उनकी मदद कर पाओगे। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना, तो इससे वो केस स्टडी जो है वो निकल कर आ रही थी। तो आपको इस सिनारियो में क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अगर बताओ पाओ तो बहुत अच्छा है। ये केस स्टडी मैंने डिस्कस किया था एथिक्स के लेक्चर्स में। तो यहाँ पर आप देखोगे सेंट्रल एक्ट, यहाँ पर लॉ जो है जो डिबार करते हैं पर्सन को भी सीरियस क्रिमिनल केसेस फ्रॉम एंटरिंग असेंबलीज एंड पार्लियामेंट, ठीक है। सेकेंडली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो रिवैम्प की जानी चाहिए, रिकमेंडेड बाय जो मलिमत कमेटी है उसके द्वारा। अब ये हमने कल भी देखा था क्रिमिनल लॉ जो है रिवाइव करने का। उसी के साथ इंस्टीट्यूशन जो है उसमें आप रिप्रेजेंटेटिव्स रहना चाहिए ऑफ पुलिस, सीबीआई, एनआईए, है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो क्रिमिनल लॉ के जो हमने कल डिस्कस किया था उसी के रिगार्डिंग है ये। तो वहाँ पर हमें कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। सेंट्रल एक्ट जो है ऑन द लाइन्स ऑफ MCOCA ये एनैक्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि जो एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स की वो यहाँ पर कर्ब की जा सके, है ना। तो ज़रूरी है। तो इसीलिए जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो उस तरीके से लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इट में साउंड लाइक आस्किंग टू मच, यहाँ पर जो बातें बोली गई है, बहुत सारी बातें मांग लिए ऐसा है, लेकिन यहाँ पर मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर है ना। जर्नी ऑफ 1000 स्माइल यहाँ पर फर्स्ट स्टेप से आती है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है। अब इसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये है, मतलब एग्ज़ाम में आपको इसमें नहीं पूछा जाएगा कुछ भी, लेकिन इसमें से पूछा जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वीडियोस की, USP वीडियो की खासियत। तो यहाँ पर आ रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इंडियाज डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी, रेप्यूटेड टू बी द ओल्डेस्ट सर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। दूसरा आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फाउंड किया गया था 1860 में, ध्यान दीजिएगा 1860 में फाउंड किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है गवर्नमेंट का वो यहाँ पर लेती है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की इसमें आएगा, बट ऑब्वियस है। और यहाँ पर रेवेन्यू इंटेलिजेंस हमने देखा था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, 1957 में फाउंड किया गया था। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसी, ये हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फाउंड किया गया है 1 मई 1956 को। पेरेंट एजेंसी जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा सिनारियो यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एक्सपर्ट एक्सप्लेन केस जो है फॉर यूजिंग हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन ट्रीट कोविड-19 SCQ। यहाँ पर किस तरीके यूजफुलनेस जो है SCQ की कोविड-19 में वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है, काफ़ी कितनी बार डिस्कस कर लिया है यार हमने, कितनी बार। तो यहाँ पर हमने देखा है कई सारे पेशेंट्स पर ये इस्तेमाल भी किया गया है, लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। कुछ ने बोला है कि हाँ ये सही है, कुछ ने बोला है कि ये नहीं है। ये भी नोट किया जाना चाहिए कि कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होते हैं। SCQ जो है वाइडली इस्तेमाल ड्रग है मलेरिया के लिए, ठीक है। देखिए अब SCQ इतना न्यूज़ में चल रहा है तो SCQ से रिलेटेड आपको सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं कि कौन सी इसके लिए ट्रीट करने के लिए होता है, मलेरिया के लिए। तो अब मलेरिया न्यूज़ में आ गया, मलेरिया के रिगार्डिंग आपको पूछा सकता है ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, फंगल है, क्या है, तो ये भी आपको पूछा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है ना। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए आता है। ऐसी करंट अफेयर आपको याद करना पड़ता है, ऐसी करंट अफेयर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो जो न्यूज़ में आ रहा है उसके रिगार्डिंग हमको वो देखना पड़ता है। तो हमको यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड नहीं जाना पड़ता है, हमको यहाँ पर रिवर्स जाना पड़ता है। तो ये आया, इसका ये मतलब है, फिर इसमें और ये आया, इसमें ये आ रहा है, फिर इसमें ये आया, और यहाँ पर करंट देख लो, स्टैटिक देख लो। तो इस तरीके से हमें जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ना होता है, इसलिए टाइम लगता है। नहीं तो क्या है, न्यूज़पेपर तो पढ़ने में धड़ धड़ हो जाएगा, है ना। और इसीलिए यहाँ पर आपको फ़ायदा होता है, जहाँ 2 घंटे लगते हैं वहाँ 45 मिनट्स में आपके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कवर हो जाती है, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है SCQ जो है वो यहाँ पर चिकुनगुनिया जो है उसके भी यहाँ पर काम आता है। अब चिकुनगुनिया भी न्यूज़ में आ गया तो उसके रिगार्डिंग पता रहना चाहिए। फ्रेंच फिजिशियन जो है फैमिलियर विद द SCQ, उसने यहाँ पर एंडेमिक बैक्टीरियल डिसीज़ जो है क्यू फीवर, इसके लिए भी इस्तेमाल किया था। अब क्यू फीवर न्यूज़ में आ गया है, क्यू फीवर के बारे में पता रहना चाहिए, है ना। तो ये जो चीज़ें होती है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो चिकुनगुनिया है ना, और उसी के साथ साथ जो मलेरिया है, और यहाँ पर जो क्यू फीवर है, तो ये भी यहाँ पर न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है। क्यू फीवर ये एक्यूट क्रॉनिक डिसीज़ है, ठीक है। तो ये हमने शायद डिस्कस नहीं किया है क्यू फीवर, हमने चिकुनगुनिया डिस्कस कर लिया है, हमने जो मलेरिया है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता है कि हमने क्यू फीवर जो उसके बारे में डिस्कस किया। तो क्यू फीवर मैं आपको बता देता हूँ, क्यू फीवर जो है ये एक एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज़ है, ठीक है, क्रॉनिक डिसीज़ है, जो कि जो रिकेटेशियल लाइक बेसिलियस होते हैं उसके द्वारा हमें देखने को मिलता है। एक्यूट डिसीज़ बेसिकली क्या है, एक्यूट डिसीज़ जो सडनली यहाँ पर फीवर, हेडेक, है ना, ये सब हमें देखने को मिलता है। क्रॉनिक जो डिसीज़ होते हैं वो मैनिफेस्टेशन होते हैं, जो ऑर्गन सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाती है, हमारे जो ऑर्गन्स है, किडनी बोलिए, लीवर बोलिए, तो ये अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है क्यू फीवर। तो क्यू फीवर जो है ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, ठीक है। जो एक्यूट डिसीज़ होता है, एक्यूट डिसीज़ ये जो फैबुलस इलनेस होता है उसके थ्रू हमें ऑफन अफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। और क्रॉनिक क्यू फीवर अगर हम देखें तो वो मतलब समझ लीजिए 5% से भी कम लोगों को क्रॉनिक क्यू फीवर होता है, ठीक है। तो ये हमें देखने को, हेपेटाइटिस वगैरह वो सब हमें इसमें देखने को मिलता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल जो है SCQ का किया गया था। तो ये सारी चीज़ों के लिए हो रहा है, तो फिर कोरोना वायरस के लिए क्यों नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो काफ़ी सारे लेबोरेटरी एविडेंसेस हमें देखने को मिले हैं, है ना। और उसी के साथ साथ इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है SCQ का, ह्यूजली सप्लाई एक्सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सॉलिडरी ट्रायल विद SCQ इन 1 आर्म, तो ये भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब रोड अहेड क्या है, SCQ ऑब्वियसली नॉट अ पैनकिया और सेवियर फॉर सीवियर केसेस, जो सीवियर केसेस होते हैं कोविड के, उसके लिए ये कोई सोल्यूशन नहीं है। नंबर ऑफ इंडियन स्टेट जो है ऑलरेडी उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया शॉर्ट कोर्स SCQ का, ठीक है।
तो ये एक चीज़ कुछ इम्पॉर्टेंट है। 2 अदर थेरापीज़ मोर्टेलिटी रिडक्शन के लिए शॉर्ट कोर्स जो है इसका दिया जाता है। और इंडियन फिजिशियन जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके पास कि ये सीक्वेंस में इस्तेमाल करें और इसके जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आउटकम जो है वो बाहर निकालें। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फास्ट चेक। रशिया का कोविड-19 वैक्सीन जो है स्टिल माइल्स टू गो क्यों है। न्यूमरस रिपोर्ट संडे को देखने को मिले थे जो क्लेम कर रहे थे कि रशिया की वैक्सीन जो है सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैंडिडेट वैक्सीन बिंग डेवलप इन रशिया कौन सी, तो देर इज़ ओनली वन कैंडिडेट वैक्सीन जो है डेवलप की गई है रशिया में जो कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल स्टेज पर रीच हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके द्वारा ये बनाई गई है पार्टनरशिप में रशिया डिफेंस मिनिस्टर। अब फेज़ 1 वैक्सीन ट्रायल क्या होता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 हमने देखा हुआ है ना। मतलब क्या है कि लास्ट फेज़ जो होता है उसमें ऐसा होता है कि जो लोग हैं उन पर वो ट्राई किया जाता है और फिर लोग अगर क्योर हो जाते हैं, कितने % क्योर होने के चांसेस है, फिर उसमें कौन कौन से इसके डिसएडवांटेजेस भी है, वो सब कुछ इसमें लिया जाता है। ठीक है, टेस्ट किया जाता है स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स। फिर उसके बाद पर्पस क्या है, तो यहाँ फेज़ 2 इफ़िशियंसी उसकी देखी जाती है, टेस्ट किया जाता है इफ़िशियंसी कितनी ज़्यादा है ना। थर्ड फेज़, यूजुअली थर्ड फेज़ भी है, वैक्सीन डेवलप होता है इसमें थर्ड फेज़ भी इन्वॉल्व होता है। और लार्ज स्केल अगर देखा जाए तो थर्ड फेज़ के बिना अप्रूवल जो है उन्हें नहीं मिल पाता है। तो ये यहाँ पर सक्सेसफुल ऑफ फेज़ 2 ट्रायल जो कि यहाँ पर कपल ऑफ मंथ्स जो है वो ले सकता है, वो भी गारंटीड नहीं है। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो दिल्ली अभी दूर है, बहुत दूर है। अब यहाँ पर फेज़ 3 भी होगा, फेज़ 3 भी देखा जाएगा। फेज़ 3 के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है कि भैया इम्यूनाइजेशन, उसके बाद कौन से उसके ये है ड्रॉबैक्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमने फेजेज जो है वो कवर किए हैं। तो रशिया ने भले ही क्लेम कर दिया लेकिन अभी भी बहुत टाइम जो है वो बाकी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम देखने को मिल रहा है। अब्दुल मोमिन का वो देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप देखोगे हाईजैकिंग हमें देखने को मिली थी। अब यहाँ पर लास्ट वीक क्या हुआ है, सेशन कोर्ट जो है लास्ट अपहेल्ड द एक्विंटल ऑफ अब्दुल लतीफ़ अदम मोबिन। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो दिसंबर 24, 1999 को इंडियन एयरलाइन फ़्लाइट जो है जो काठमांडू टू दिल्ली आ रही थी विथ 179 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स, वो टेक ऑफ की 4:10 PM को। 45 मिनट्स के बाद उसे हाईजैक कर लिया गया 5 लोगों के द्वारा जिन्होंने यहाँ पर वेरियस प्लेसेस जो है अमृतसर, लाहौर, UAE रिफ्यूलिंग के लिए, है ना। और फाइनली अफ़गानिस्तान जो है उसमें उन्होंने लैंड किया था 4 बजे, सुबह 4 बजे। हाईजैकर जो है उन्होंने मौलाना मसूद अज़हर जो है उसके रिलीज़ के लिए मांग की थी, इसलिए वो हाईजैक किया था कि तुम यहाँ पर उसे छोड़ दो, नहीं तो हम यहाँ पर सभी लोगों को मार देंगे। तो हाईजैकिंग जो है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती थी, है ना। नीरजा जो मूवी है वो आपने अगर देखी हो। निगोसिएशंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने अग्री कर लिया कि ठीक है हम अज़हर को छोड़ रहे हैं, उमर शेख और जो मोहम्मद जरगर है उसे छोड़ रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ ऑल दी पैसेंजर्स। और एक्सचेंज जो है ये देखने को मिला 31 दिसंबर 1999 को। अब यहाँ पर सवाल आता है अब्दुल मोमिन कौन है। अब्दुल मोमिन ये एक मुंबई रेसिडेंट है जिसे अरेस्ट किया गया था December 30, 1999 को, कनेक्शन विद द बैंक रॉबरी। ठीक है, अक्टूबर में जो हुई थी मेन हाईजैकिंग केस में, जो बाकी के लोग थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। 2008 में स्पेशल कोर्ट जो है पटियाला का उसने गिल्टी फाइंड किया ऑफ मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और रिलेवेंट सेक्शन जो है आर्म्स एक्ट के, एंटी हाईजैकिंग एक्ट के, वो यहाँ पर लिए गए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो यहाँ पर दे दी गई। CBI ने अपील फाइल की हाई कोर्ट पंजाब में और हरियाणा जो है वहाँ पर की डेथ पेनल्टी जो है मोमिन को ये यहाँ पर होनी चाहिए। 2014 में कोर्ट ने जो पनिशमेंट अवार्ड की गई थी वो सेट असाइड की अंडर ऑल दी सेक्शन एक्सेप्ट आर्म्स एक्ट। मोमिन को यहाँ पर कन्विक्ट किया, वॉज अपहेल्ड। ठीक है, कन्विक्शन जो है वो अपहेल्ड कर दिया गया। अब कोर्ट ने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कंसिडरेशन में ली और उसी के साथ साथ स्टेट किया कि दैट हिट शुड नॉट बी गिवन डेथ पेनल्टी बट अपहेल्ड इज लाइफ टर्म। ठीक है, करंटली जो सर्व कर रहा है पंजाब प्रिजन में। फिर आता है मुंबई केस। मुंबई केस में क्या हुआ, मोमिन जो है उसे बुक किया गया फॉर ऑब्टेनिंग फॉर्ज डॉक्यूमेंट पासपोर्ट के लिए 5 पाकिस्तानी हाईजैकर्स के साथ। तो उसे 22 अदर्स के साथ सेपरेट केस में फाइल किया गया। ठीक है, और रिलेवेंट जो सेक्शंस है वो लगा दिए गए। मेन केस अब यहाँ पर CBI जो है उसने यहाँ पर किया कि मोमिन जो है हैज़ मेड मल्टीपल ट्रिप्स नेपाल और बांग्लादेश, जिससे कि उसके कॉन्स्पिरेटर जो है वो यहाँ पर उसे असिस्टेंस प्रोवाइड करे। CBI ने क्लेम किया कि मोबिन जो है उसने यहाँ पर हेल्प किया है हाईजैकर जो है मुंबई में उसे यहाँ पर अकोमोडेट कराने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। 2014 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि मुंबई केस जो है नथिंग टू डू विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ हाईजैकिंग, कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि एविडेंसेस और फाइंडिंग जो है मुंबई केस के
वो यहाँ पर मोमिन को कैनॉट बी रिलाइड अपॉन वाइल कंसिडरिंग द मेन हाईजैकिंग केस, ठीक है, उस पर रिलाई हम नहीं कर सकते हैं। को मिलता है हाईजैकिंग वाला, तो काफ़ी ख़तरनाक और एकदम दिल दहला देने वाला इंसिडेंस ये हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। जो भी मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में लिखने को कहा वो ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।